हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जयस अकेडमी। मैं शशि। आज हम लोग बात करने वाले हैं वचन। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे संज्ञा के लिंग, आज पढ़ने वाले हैं संज्ञा के वचन। जो आज हमारी क्लास रहेगी वचन, इससे जो संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जामों में, वो किस प्रकार पूछे जाते हैं। कोई शब्द दे दिया जाता है, पूछा जाता है ये स्त्रीलिंग है, सॉरी एक वचन है या बहुवचन है, या पूछा जाएगा कि वचन क्या है, वचन को हम कैसे पहचानेंगे। हिंदी भाषा में वचन के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं, इससे जो हिंदी भाषा में जो लिंग वचन होते हैं, इनके प्रकारों में जो नियम होते हैं, उनको आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहें, ताकि इससे जो बनने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट हैं या जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो प्रश्न आप लोगों से छूटने ना पाए। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे वचन होता क्या है। क्या जानेंगे कि वचन क्या होता है। तो साथियों, वचन संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिसमें एक वस्तु या एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। क्या है, एक बार फिर से देखिए कि संज्ञा के जिस रूप में किसी एक वस्तु अर्थात दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, वहां पर वचन होता है, हम उसे वचन कहते हैं। अब बात आती है कि वचन के प्रकार कितने होते हैं। तो वचन के प्रकार की बात की जाए या वचन के भेदों की बात की जाए, तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे वचन। तो नोट करिए, वचन की परिभाषा क्या बनेगी। परिभाषा कि संज्ञा के जिस रूप में, इसकी परिभाषा क्या बनेगी। संज्ञा के जिस रूप में किसी एक वस्तु, संज्ञा के रूप में किसी एक वस्तु, किसी एक वस्तु अर्थात दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध हो, अधिक वस्तुओं का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वचन कहते हैं। क्या है कि संज्ञा के जिस रूप में किसी एक वस्तु अर्थात दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। तो हिंदी भाषा में वचन के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी भाषा में अगर देखा जाए तो वचन के दो भेद होते हैं। हिंदी भाषा में वचन के भेद, वचन के प्रकार या भेद। तो वचन के कितने भेद होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। यानी सास बोले एक वचन,
बहु बोले बहुवचन, ये हमारे वचन के प्रकार क्या है? एक वचन। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन, यानी बहु द्वारा बोले गए वचन या बोल। तो वचन के कितने भेद हो गए? दो, एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे एक वचन। एक वचन क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिस संज्ञा के जिस रूप में एक वस्तु का बोध होना या एक वस्तु के बारे में बताया जाना, तो क्या कहलाता है? एक वचन। जहां सिर्फ एक वस्तु या एक चीज की बात की जाए तो वहां क्या होगा? एक वचन। नोट करेंगे कि संज्ञा के उस रूप में किसी या संज्ञा के जिस रूप में किसी एक वस्तु का होना पाया जाए या बोध होना पाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन। उसे एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन। अब हम जानेंगे बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? तो बहुवचन क्या होता है कि संज्ञा के उस रूप में दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध हो या दो या दो से अधिक लोगों के बारे में बताया जाए, तो वहां क्या होगा? बहुवचन। मतलब एक से अधिक लोगों के बारे में या एक से अधिक वस्तुओं के बारे में बताया जाए तो वहां पर क्या होगा? बहुवचन। नोट करेंगे संज्ञा के जिस रूप में दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध हो या वस्तुओं के बारे में बताया जाए, बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया उदाहरण में लड़का। क्या लिया? उदाहरण में हमने एक शब्द लिया लड़का। तो लड़का एक वचन में बात की जाए तो लड़का सिर्फ लड़का ही रहेगा। मतलब सिर्फ एक की बात हो रही तो क्या हो जाएगा? लड़का। अब इसमें लड़के को अगर बहुवचन बनाया जाएगा तो क्या बन जाएगा? लड़के, यानी कि एक से अधिक। जैसे इसमें एक लड़का है तो ये क्या है? लड़का। अब इसमें बहुवचन में क्या होगा? इसमें एक से अधिक हो जाएंगे। कितने? एक से अधिक। तो ये क्या हो जाएंगे? बहुवचन। इसमें सिर्फ एक है इसलिए हमारा हो जाएगा एक वचन, और इसमें एक से अधिक की बात की गई तो लड़का का क्या हो जाएगा? बहुवचन। तो लड़का का बन जाएगा लड़के, यानी कि एक से अधिक। इतनी बात समझ में आई? तो हम लोग जानेंगे एक वचन तथा बहुवचन से बनने वाले नियम। ये थे एक वचन और बहुवचन को हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब इससे जो संभावित नियम बनेंगे उनको जानेंगे।
क्यून से नियम किस प्रकार बनते हैं? क्या है कि एक वचन से बहुवचन बनने वाले नियम। एक वचन बहुवचन बनाने के नियम। बनाने के नियम। हम लोग एक वचन से बहुवचन जो बनते हैं उनको हम दो प्रकार से बनाते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला हो जाएगा निर्विभक्ति और दूसरा हो जाएगा सविभक्ति। किस प्रकार से एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं? निर्विभक्ति के आधार पर और सविभक्ति के आधार पर। तो उसमें पहला क्या होगा? निर्विभक्ति के आधार पर वचन। निर्विभक्ति के आधार पर। और दूसरा नियम हो जाएगा इसमें सविभक्ति के आधार पर। किसके आधार पर? सविभक्ति के आधार पर। तो इसमें नी का अर्थ होता है नहीं और विभक्ति का अर्थ होता है कारक चिन्ह या परसर्ग। नी का अर्थ सीधे सीधे इसमें दिख ही पड़ रहा है, नी का अर्थ हो जाएगा नहीं, यानी नकारात्मकता की ओर जा रहा है इसका अर्थ। और इसमें सा का अर्थ हो जाएगा साथ और विभक्ति का अर्थ होता है कारक चिन्ह, यानी कि इसमें हो जाएगा जिसमें कारक चिन्ह साथ नहीं होते हैं और सविभक्ति में हो जाएगा जिसमें कारक चिन्ह साथ चलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे निर्विभक्ति के आधार पर एक वचन से बहुवचन में किस प्रकार बदलते हैं। तो इसमें हमारा पहला नियम हो जाएगा नियम नंबर 1। इसमें हमारा पहला नियम बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि संज्ञा उक्रांत पुल्लिंग में, इसमें पहला नियम बनेगा कि उक्रांत पुल्लिंग में आ के स्थान पर ए जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? जो अक्रांत पुल्लिंग होते हैं। लिंग कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसमें बात की जा रही है पुल्लिंग की। जो अक्रांत पुल्लिंग होते हैं तो उसमें जो आ होता है उस आ के स्थान पर ए को जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे, पहले हम लोग नियम नोट करेंगे कि आकारांत पुल्लिंग में आगे स्थान पर, किसके स्थान पर? आगे स्थान पर ए जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? ए जोड़ देते हैं। किसके स्थान पर? आगे स्थान पर ए जोड़ देते हैं। तो अकारांत तो होता क्या है? यानी कि जो वर्ड जो आ है वो अक्षर यानी शब्द के अंत में आए, उसे हम अकारांत कहते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया लड़का, लड़का ही ले लेते हैं। क्या है? लड़का। इसमें दिख रहा है जो आ शब्द है, जो आ वर्ड है, ये शब्द के अंत में आ रहा है। का प्लस आ। तो इस आ के स्थान पर आ को खत्म करके, आ को हटा के क्या जोड़ देंगे? ए। क्या जोड़ेंगे? ए। तो क्या बन जाएगा? आ को हटाकर जब हम ए जोड़ेंगे तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। क्या बनेंगे? लड़के। ये बन गया ये लड़का का बहुवचन लड़के। इसी में हमने दूसरा शब्द लिया घोड़ा।
क्या लिया? घोड़ा। इसमें भी वही नियम चलेगा, शब्द के अंत में आ आया, रा प्लस आ, तो आ को हटा के क्या जोड़ देंगे? ए। क्या जोड़ेंगे? ए। तो घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़े। तो बहुवचन घोड़े का, घोड़ा का क्या बहुवचन बन जाएगा? घोड़े। किस प्रकार कि जिस शब्द में आ वर्ड बाद में आए, आ को हटाकर किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ए का। ये आ जो वर्ड है ये छुप जाता है, उसके स्थान पर किसका प्रयोग कर देते हैं? ए का। तो घोड़ा का क्या बन जाएगा? घोड़े। अगला शब्द लिया हमने कपड़ा, तो कपड़ा का बहुवचन क्या बनेगा? तो कपड़ा का बहुवचन बन जाएगा कपड़े। क्या बन जाएगा? कपड़े। हमने दूसरा शब्द लिया छाता, क्या लिया? छाता। अगर छाता एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या बन जाएगा? तो इसका बहुवचन बनेगा छाते, यानी कि एक से अधिक। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसका पहला नियम समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे निर्वक्ति के आधार पर इसका दूसरा नियम कि हम स्त्रीलिंग एक वचन को बहुवचन में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, किस प्रकार। तो इसका दूसरा नियम पॉइंट बनाएंगे, रूल नंबर 2 यानी नियम नंबर 2। ये क्या है? जो अकारांत शब्द होते हैं और एक होता है आकारांत, एक होता है इकारांत, एक होता है इकारांत यानी कि दीर्घी वाला। एक वो शब्द होता है उकारांत, एक होता है उकारांत यानी दीर्घ उ वाला। जो ये शब्द होते हैं पुल्लिंग, ये सदैव कैसे रहते हैं? ये सदैव एक वचन रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक वचन रहते हैं। इनमें जो एक वचन और बहुवचन होते हैं, इनके जो शब्द होते हैं, जो संज्ञा शब्द होते हैं, वो सदैव एक जैसे रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे नियम नंबर 2 कि आकारांत, एक होता है आकारांत और इसी में एक होता है आकारांत। क्या होता है? आकारांत। इसी में दूसरा होता है इकारांत। क्या होता है? इकारांत। एक होता है ईकारांत यानी कि दीर्घ वाला, ईकारांत। और एक होता है उकारांत, उकारांत। एक होता है उकारांत। क्या होता है? उकारांत। वाले शब्द, ये जो शब्द होते हैं पुल्लिंग शब्द, कैसे? जो पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग शब्द सदैव एक वचन रहते हैं, सदैव एक वचन होते हैं। अगर इनको वचनों में चेंज किया जाए, एक वचन से बहुवचन बनाया जाए, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इनके जो शब्द होते हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है कि एक वचन तथा बहुवचन वाले शब्द, बहुवचन वाले शब्द सदैव कैसे रहते हैं? सदैव एक जैसे रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? सदैव एक जैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उकारांत अकारांत ये होते क्या है ना। तो बात आती है अकारांत की। अकारांत या आकारांत, अकारांत या अकारांत
वे शब्द होते हैं जो कोई शब्द लेते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया, क्या? रात। क्या लिया? रात। इस ता में, इसमें वर्ड बोल के देखो, ये शब्द बोल के देखो, अकारांत, यानी कि जो आ शब्द है ये वर्ड के, यानी कि जो आ वर्ड है शब्द के अंत में आए, इसका अर्थ ही निकलना है अकारांत, यानी कि शब्द के अंत में। तो इसमें देखेंगे कि ता प्लस आ, ये जो आ स्वर है ये शब्द के अंत में आया, तो ये होगा हमारा आकारांत। और दूसरा है हमारा आकारांत। तो आकारांत क्या होता है? हमने पढ़ लिया एक छाता। क्या लिया? छाता। इसमें बात आई, इसमें था लघुआ, इसमें है दीर्घा। तो इसके अंत में क्या है? इसके अंत में भी दीर्घा है, ता प्लस दीर्घा। क्या है? ता प्लस दीर्घा। तो ये हमारा था आकारांत। ऐसे बनते हैं आकारांत शब्द। और ये है हमारा इकारांत। क्या है? इकारांत। हमने शब्द लिया एक, क्या लिया? कवि। क्या शब्द लिया? कवि। इसमें लघु भी है, इकारांत, यानी कि जो वर्ड है ये शब्द के अंत में आए। तो ये कभी लिख के देखो, ये ई वर्ड है, ये अंत में आ रहा है, वा प्लस ई। तो इस प्रकार ये बनता है इकारांत। और इकारांत कैसे बनता है? ये भी इसी प्रकार बनेगा, इसमें दीर्घ हो जाएगी। जैसे हमने एक शब्द लिया, इसी में नदी। क्या लिया? नदी। अब इसे इकारांत शब्द बनाया जाए तो हम किस प्रकार बनाएंगे? इसमें जो दीर्घ है शब्द के अंत में दी गई है, जैसे द प्लस ई। तो ऐसे इस प्रकार बनते हैं हमारे इकारांत शब्द, और इसी प्रकार बन जाएंगे हमारे उकारांत शब्द। यानी कि ऐसे वर्ड जो शब्द के अंत में आए उन्हें हम आकारांत या इकारांत या उकारांत शब्द कहते हैं। समझे आप लोग? तो हम लोग जानेंगे इनके नियम में कहाँ बात चल रही थी कि आकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, यानी कि उकारांत और उकारांत जो पुल्लिंग शब्द हैं सदैव एक जैसे रहते हैं। जो पुल्लिंग शब्द है वो सदैव एक वचन रहते हैं। जब इनका एक वचन परिवर्तित किया जाए किसमें? बहुवचन। जब इनको एक वचन से बहुवचन में बनाया जाए तो ये किस प्रकार बनते हैं? तो एक वचन से बहुवचन में बनाया जाए तो ये सदैव एक जैसे ही रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमने उदाहरण में लिया फूल। क्या लिया? फूल। और दूसरा शब्द लिया हमने हाथी। इनका वचन परिवर्तन होगा, लेकिन आप लोग कहोगे कि हाँ होगा। वो किस प्रकार होगा? अगर हम लिखेंगे, कहोगे कि फूल का फूलों हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा। क्या बनेगा इसका? अगर हम इसका वाक्य बनाएं, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि फूल खिला? इसका एक वचन क्या बनेगा कि फूल खिला। ये एक वचन, सिर्फ एक फूल की बात हो रही है। क्या बना? फूल खिला। ये कैसा वाक्य बन गया? ये बना एक वचन कि फूल खिला है। अब इसका बहुवचन बनाएं। इसका बहुवचन किस प्रकार बनता है? तो इसका बहुवचन जब बनाया जाएगा तो ये जो फूल है, जो हमारी संज्ञा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये बहुवचन बनेगा कैसे? तो इसका बहुवचन हम बनाएंगे तो इसमें बन जाएगा कि फूल खिले हैं। कैसे हैं?
खिले हैं, तो ये बना हमारा बहुवचन। अब क्या ऐसे बन जाएगा कि फूलों खिले हैं, या बनेगा कि फूलों खिल हैं? नहीं बनेगा ना। तो इसमें जो हमारे शब्द होते हैं, इनमें जो संज्ञा शब्द होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। संज्ञा शब्द सदैव कैसे रहते हैं? संज्ञा शब्द सदैव एक जैसे रहते हैं। इनमें क्रिया में और इनके जो विशेषण होते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे हमने इसमें दूसरा शब्द लिया था हाथी, इसका बहुवचन बना, इसमें हमने वाक्य बनाया कि हाथी नदी में नहा रहा है। क्या बना? हमने वाक्य बनाया कि हाथी नदी में नहा रहा है। क्या कर रहा है? नदी में नहा रहा है। ये तो हमारा बन गया एक वचन। क्यों? इसमें सिर्फ एक हाथी की बात करी गई। अब इसको हम बहुवचन किस प्रकार बनाएंगे? तो बहुवचन बनाएंगे कि हाथी नदी में नहा रहे हैं। क्या? नहा रहे हैं। तो इसकी जो संज्ञा है, इसमें कोई परिवर्तन आया? तो इसकी संज्ञा में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसका बहुवचन बनाएंगे कि हाथी नदी में नहा रहे हैं। अब एक से अधिक हाथियों की बात हुई, तो ये कैसे शब्द बने, ये कैसे बनेंगे बहुवचन? तो इनमें जो संज्ञा होती है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें परिवर्तन किसमें आता है? क्रिया में। तो इस प्रकार बनते ये बहुवचन। इसी रूल नंबर 2 में एक पॉइंट और बनेगा कि जो हमारे रिश्ते वाले शब्द होते हैं वो सदैव एक वचन होते हैं। इनके वचनों में परिवर्तन नहीं होता, ये बहुवचन नहीं बनाए जा सकते हैं। अगला पॉइंट नोट करेंगे इसी में, रूल नंबर 2 में, कि जो हमारे रिश्ते वाले शब्द होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। रिश्ते वाले शब्द, रिश्ते वाले शब्द, रिश्ते वाले शब्द सदैव एक वचन होते हैं। कैसे होते हैं? सदैव एक वचन होते हैं। इनका बहुवचन, नहीं बनेगा, नहीं बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर क्या कह रहा है कि रिश्ते वाले जो शब्द होते हैं वो सदैव कैसे रहते हैं? सदैव एक वचन रहते हैं। इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। जैसे हमने शब्द लिया उदाहरण में नाना, क्या लिया? नाना। और दूसरा शब्द लिया पापा। क्या पापा का पापा हो जाएगा? पापा को हम लोग पापा ही बोलते हैं। और दूसरा शब्द इसी में लिया चाचा। इनमें कोई परिवर्तन होगा? चाचा को हम लोग चाचा ही बोलते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 3, नियम नंबर 3। इसमें क्या होगा? रूल नंबर 3 में वो किस प्रकार बनेगा? तो सबसे पहले बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे नियम नंबर 3 या रूल नंबर 3। ये क्या है? जो हमारे अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएं होती हैं, क्या जो हमारी अकारांत जो स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं, जो उसमें आ शब्द होता है, आ के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पर? जो लास्ट में अकारांत यानी जो आ शब्द आता है उसके अंत में, आ के अंत में आ को हटाकर
ए का प्रयोग करते हैं। इसमें जो दूसरा शब्द दीर्घ आ वाला आकारांत होता है उसमें क्या होता है, उसमें आ के बाद ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले नोट करेंगे, फिर इसके बाद उदाहरण देखेंगे इसके क्या बनेंगे। इस रूल नंबर क्या है तीसरा, कि आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा कैसी संज्ञा होनी चाहिए, स्त्रीलिंग संज्ञा में आके स्थान पर किसका प्रयोग कर देते हैं, ए का। किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसमें जो दीर्घ आ वाला आकारांत होता है, अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ये भी कैसी होनी चाहिए, स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के बाद ए का प्रयोग करते हैं। किसके बाद, आ के बाद ए का प्रयोग करते हैं। क्या है तीसरा नियम नंबर 3, कि जो आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा होती हैं उनमें जो शब्द होते हैं, जो आ शब्द जो अंत में आता है इसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, इस आ के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं यहाँ, हाँ ए का प्रयोग करते हैं। और जो आकारांत यानी दीर्घ आ वाले जो शब्द होते हैं, जो स्त्रीलिंग संज्ञाएं होती हैं, उसके बाद जो इसमें आ शब्द हटाया नहीं जाएगा। इसके बाद किसके, आ के बाद किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे आकारांत वाले, आकारांत इसमें हमने उदाहरण लिया, जैसे रात, क्या लिया, रात। इसमें नियम क्या कह रहा था, कि जो आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा होती है उसमें आ के स्थान पर, यानी कि जो ता प्लस जो आ है इसके स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, इस आ को हटाकर, किसको, इस आ को हटाकर ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो इसका बहुवचन क्या बन जाएगा, तो इसका बहुवचन बन जाएगा रात का, रात है। क्या बना, रात का रात है। जो आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा है उनको देखेंगे, क्या आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा। इसमें हमने एक शब्द लिया, जैसे हमने एक शब्द लिया छाता, क्या लिया शब्द हमने, छाता। या हमने दूसरा शब्द इसी में लिया, छाता को छोड़िए, शब्द लिया माता। क्या शब्द लिया, माता। और इसमें क्या कह रहा था, ये तीसरा नियम, कि जो आकारांत दीर्घ आ वाला शब्द होगा उसकी स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ के बाद इसमें जो आ होगा इसको हटाया नहीं जाएगा, इसके बाद ए का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें देखिए ता प्लस आ दिया गया है, तो इसमें आ को ना हटा करके ए जोड़ देते हैं, तो माता का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, माताएं, बहनें। क्या बनेगा, माताएं।
इसी में हमने दूसरा शब्द लिया लता। तो लता का बहुवचन क्या बन जाएगा? तो लता का बहुवचन बन जाएगा लताएं। यानी कि जो दीर्घ आकार शब्द है, इसका जो आ शब्द है, इसको ना छुपा करके इसके बाद किसका प्रयोग कर देते हैं? ए का। किसका प्रयोग कर देते हैं? ए का। तो लता का बन जाएगा लताएं। बहुवचन बन जाएगा इसका लताएं। तो ये था हमारा तीसरा रूल नंबर। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये बात हमारी समझ में आ रही है तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दें ताकि इस क्लास से और लोग भी जुड़ सकें। अगर जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टॉपिक वाइज तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 4 यानी कि नियम नंबर 4। तो नियम नंबर 4 क्या कहता है देखेंगे। तो रूल नंबर 4, तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे नियम नंबर 4। तो नियम नंबर 4 क्या कह रहा है? तो नियम नंबर 4 के अंतर्गत, तो नियम नंबर 3 में हम लोग पढ़े थे आकारांत यानी आकारांत। अब रूल नंबर 4 में पढ़ेंगे इकारांत एवं इकारांत यानी लघु ई वाली इकारांत और दीर्घ ई वाली इकारांत। तो रूल नंबर जो 4 है इसके अंतर्गत क्या रखा गया कि जो इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं वो संज्ञा कैसी होनी चाहिए? स्त्रीलिंग। तो ई के स्थान पर क्या कर देते हैं? या लगा देते हैं। जो इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएं होती हैं तो ई के स्थान पर या का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो इकारांत यानी दीर्घ ई वाली इकारांत संज्ञा जो शब्द होते हैं तो उनमें लघु ई के स्थान पर जो दीर्घ ई होती है, दीर्घ ई के स्थान पर लघु ई बना देते हैं। नोट करेंगे इसकी रूल नंबर 4 क्या कह रहा है। तो रूल नंबर 4 इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ई के स्थान पर यानी लघु ई के स्थान पर या का प्रयोग करते हैं। किसका? या का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो हमारी दीर्घ ई वाली इकारांत है, अर्थात इकारांत वाले शब्दों में, इकारांत वाले शब्दों में ई के स्थान पर यानी कि दीर्घ ई के स्थान पर, किसके स्थान पर? दीर्घ ई के स्थान पर, दीर्घ ई के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? तो दीर्घ ई के स्थान पर लघु ई बना देते हैं। कौन सी ई बना देते हैं? लघु ई बना देते हैं। तब ये क्या बन जाते हैं? हमारे बहुवचन। तब बहुवचन बनते हैं। तब बहुवचन बनते हैं। एक बार फिर से देखिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ई के स्थान पर या का प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पर? ई के स्थान पर या का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो हमारी इकारांत यानी कि जो हमारी दीर्घ ई वाली संज्ञा यानी जो शब्द होते हैं, कौन से वाले? दीर्घ ई वाले जो हमारे शब्द होते हैं, तो दीर्घ ई के स्थान पर किसका प्रयोग कर देते हैं? लघु ई का स्थान लघु ई बना देते हैं
इसके बाद यहाँ का प्रयोग करते हैं। लघु ई के बाद बना देते हैं। इसके बाद यहाँ का प्रयोग करते हैं। किसके बाद जो इकारांत वाले जो शब्द है उसमें जो दीर्घ ई होती है, तो दीर्घ ई के स्थान पर लघु ई का प्रयोग करते हैं। तो लघु ई के बाद यहाँ का प्रयोग करते हैं, तब जाके क्या बनता है? बहुवचन। जैसे हमने शब्द लिया इकारांत शब्दों के लिए, इसमें हमने शब्द लिया रीति। जैसे उदाहरण देखेंगे इसका एग्जाम्पल। जैसे हमने शब्द लिया रीति, क्या लिया? रीति। तो रीति का क्या हो जाएगा? रीतियां। क्या होगा? रीतियां। इसी में दूसरा शब्द लिया हमने नीति। क्या लिया? नीति। तो नीति का क्या हो जाएगा? तो नीति का हो जाएगा नीतियां। क्या बन जाएगा बहुवचन? नीतियां। तो ये तो हमारे थी इकारांत। अब देखेंगे इकारांत यानी कि दीर्घ वाले। क्या? इकारांत। इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे हमने इसमें शब्द लिया, क्या लिया? नदी। कौन सा शब्द लिया? नदी। तो बात थी यहाँ पर कि इसमें जो इकारांत वाले जो हम शब्द लेंगे, इसमें जो लास्ट में ई आएगी कौन सी वाली? दा प्लस दीर्घ। ये रूल नंबर 4 कह रहा है कि दीर्घ ई के स्थान पर हम क्या कर देंगे? लघु ई को रख देंगे। दीर्घ ई को हटाकर लघु ई बना देंगे या लघु ई को जोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे? या। उसके बाद या जोड़ देंगे। तो जो हमारा नदी शब्द है, तो इसका बहुवचन बनाया जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका बहुवचन? नदियां। क्या बना जाके? नदियां। जो इसमें दीर्घ ई है ये लघु ई में परिवर्तित हो गई। फिर इसके बाद क्या जोड़ दिया? या। क्या जोड़ा? या। तो ये बन गई हमारी नदियां यानी कि बहुवचन। इसी में हमने दूसरा शब्द लिया, क्या लिया? गाड़ी। कौन सा शब्द लिया हमने? गाड़ी। और गाड़ी को हम बहुवचन में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो गाड़ी का गाड़ियां। क्या बन जाएगा? गाड़ियां। इसमें भी वही रूल हुआ कि जो दीर्घ ई है लघु ई में परिवर्तित हो गई और यहाँ उसके ई के बाद क्या जोड़ दिया? से वर्ड जोड़ दिया। तो ये हमारी गाड़ियां यानी कि बहुवचन बन गई। तो ये तो था हमारा रूल नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे इसी में रूल नंबर 5 यानी कि नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 क्या कह रहा है? तो नियम नंबर 5 के अंतर्गत तो रूल नंबर 4 में हम लोग पढ़े थे इकारांत वाले। जो रूल नंबर 5 है उसके अंतर्गत उकारांत वाले शब्द आएंगे। कौन से वाले शब्द आ जाएंगे? उकारांत वाले शब्द आ जाएंगे। तो अगला लिखेंगे नियम नंबर 5। जो हमारा ये नियम नंबर 5 है ये क्या कह रहा है कि जो हमारे उकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, कौन से वाले? जो उकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं उसके स्थान पर ए शब्द जोड़ देते हैं। उ के स्थान पर ए शब्द जोड़ देते हैं। अर्थात जो दीर्घ उ वाले उकारांत शब्द हैं,
कौन से वाले? दीर्घ ई वाले जो उकारांत शब्द हैं उसमें दीर्घ ऊ के स्थान पर लघु ऊ बना देते हैं। तब उसके बाद ए का प्रयोग करते हैं। नोट करेंगे कि जो हमारे उकारांत शब्द होते हैं, उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो हमारे उकारांत यानी कि जो दीर्घ ऊ वाले हैं, अर्थात उकारांत वाले शब्दों में दीर्घ ऊ के स्थान पर, किसके स्थान पर? दीर्घ ऊ के स्थान पर लघु ऊ बना देते हैं। क्या बनाते हैं? लघु ऊ यानी कि छोटा ऊ, लघु ऊ बना देते हैं। कौन सा वाला? लघु ऊ बना देते हैं। उसके बाद ए का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ए का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 5 क्या कह रहा है? एक बार फिर से देखिए कि जो उकारांत वाले स्त्रीलिंग संज्ञा है उनमें ए का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो उकारांत वाले यानी कि दीर्घ ऊ वाले हैं उनके शब्दों में दीर्घ ऊ को हटाकर लघु ऊ बना देते हैं। उसके बाद ए का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने इसमें शब्द लिया, उदाहरण में देखेंगे। हमने शब्द लिया इसमें वस्तु। क्या शब्द लिया इसमें? वस्तु। जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो इसका बहुवचन किस प्रकार बनेगा? तो ऊ के स्थान पर क्या? दीर्घ ऊ के स्थान पर क्या बनाएंगे? दीर्घ ऊ के स्थान पर लघु ऊ बनाएंगे। उसके बाद ए जोड़ेंगे तो वस्तु का बहुवचन क्या बन जाएगा? वस्तुएं। क्या बनेगा? वस्तुएं। इसी में हमने दूसरा शब्द लिया बहु। क्या लिया? बहु। अब बहु में क्या? इसमें भी वही रूल चलेगा। दीर्घ ऊ के स्थान पर क्या है? इसमें हा प्लस दीर्घ ऊ दिया गया है तो इस ऊ के स्थान पर इसको हटा के लघु ऊ बनाते हैं। लघु ऊ बनाकर उसके बाद किसका प्रयोग कर देते हैं? तो उसके बाद प्रयोग कर देते हैं ए का, यानी कि चंद्र बिंदु जो ए लगती है उसका। तो बहु का बहुवचन क्या बन जाएगा इस प्रकार? तो इस प्रकार बहु का बन जाएगा बहुएं। क्या बन जाएगा? बहुएं। बहुएं। तो ये तो था हमारा नियम नंबर 5। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नियम नंबर 6। इसमें क्या है? तो ये तो था हमारा नियम नंबर 5। इसमें आकारांत और एकारांत
रूल नंबर 5 तक हो गए। अब हम लोग रूल नंबर देखेंगे 6। नियम नंबर 6 क्या कह रहा है? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नियम नंबर 6। तो ये नियम नंबर 6 है, ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है किसी भी स्त्रीलिंग संज्ञा के स्थान पर, क्या है कि किसी भी स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में क्या जोड़ देते हैं? या जोड़ देते हैं। नियम नंबर 6 क्या कह रहा है कि इसमें इकारांत और उकारांत से कोई संबंध नहीं है। ये सिंपल सा है रूल नंबर 6। क्या है कि किसी भी स्त्रीलिंग संज्ञा, संज्ञा कैसी होनी चाहिए? स्त्रीलिंग। किसी भी स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में या जोड़ देते हैं। बहुवचन बनाते समय क्या जोड़ देते हैं? या जोड़ देते हैं। तो नोट करेंगे, किसी भी स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में बहुवचन बनाते समय बहुवचन बनाते समय या का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? या का प्रयोग करते हैं। क्या है रूल नंबर 6 कि किसी भी स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में कैसी संज्ञा होनी चाहिए? स्त्रीलिंग। बहुवचन बनाते समय या का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने उदाहरण में लिया शब्द चिड़िया, जैसे हमने शब्द लिया इसमें चिड़िया, तो चिड़िया का हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो चिड़िया का बहुवचन बनाएंगे तो बन जाएगा हमारा चिड़िया। क्या बन जाएगा? चिड़िया, यानी कि एक से अधिक हो जाएंगे। तो इसमें क्या कौन सा शब्द बाद में जुड़ गया? तो यहाँ बर्ड बाद में जुड़ा तो क्या बन गया? चिड़िया। इसी तरह मैंने दूसरा शब्द लिया गुड़िया। कौन सा शब्द लिया? गुड़िया। तो गुड़िया का बहुवचन क्या बन जाएगा? तो गुड़िया का बहुवचन बन जाएगा गुड़िया। क्या बनेगा? गुड़िया। इसे हमने दूसरा शब्द ले लिया, एक और शब्द ले लिया हमने, वो शब्द लिया गुड़िया, यानी कि गुड़िया। क्या शब्द लिया? गुड़िया, सॉरी गुड़िया। तो गुड़िया का बहुवचन क्या बन जाएगा? तो गुड़िया का बहुवचन बन जाएगा गुड़िया। क्या बनेगा? गुड़िया। इसी में हमने दूसरा शब्द लिया, एक और लिया, वो लिया डिबिया। होना शब्द कैसा होना चाहिए? सदैव स्त्रीलिंग। कैसा शब्द होना चाहिए? सदैव स्त्रीलिंग। तो कौन सा शब्द लिया हमने? डिबिया। और डिबिया का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डिबिया। क्या बन गया इसका? डिबिया। तो ये तो था हमारा नियम नंबर 6। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारी वचन की क्लास अभी समाप्त नहीं हुई है, यानी कि आज की क्लास तो समाप्त हो गई है, फिनिश हो गई। इसमें हम लोग नियम नंबर में ने विभक्ति शब्द तो पढ़ चुके हैं। इसमें जो सविभक्ति शब्द हैं वो तो अभी पढ़ने के लिए बाकी ही बचे हैं, तो वो तो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही हो तो प्लीज हमारी क्लास को शेयर करें। और टॉपिक वाइज तैयारी के लिए हर सब्जेक्ट की यहाँ पर
टॉपिक वाइज, क्रम वाइज तैयारी करवाई जा रही है। तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे क्लास को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।